हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूं आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो एमपीएस कोर्स के स्टूडेंट्स हैं, मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं और उन सभी के पास में एमपीएस 002 का सब्जेक्ट है। तो आज की नई वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आज हम बात करेंगे आप सभी के लिए इंटरनेशनल रिलेशन के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, और ये क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में बहुत बार रिपीटेड है, सबसे ज़्यादा हाईली डिमांडेड क्वेश्चन था और सबसे अच्छा प्रिपेयर हुआ है। ये पीडीएफ जो है आप सभी के लिए लगभग 8 से 9 पेजेस का है, जिसमें आपको कंप्लीट आंसर मिलने वाला है। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए आज की अपनी इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है भारत एक संभावित महाशक्ति कैसे है। पेपर में क्वेश्चन कई तरीके से पूछा जाता है। मध्य शक्ति के रूप में भारत एक संभावित महाशक्ति कैसे है, या फिर आपसे पूछा जाएगा भारत एक उभरती हुई महाशक्ति कैसी है। तो ये तीनों चीज एक ही है, आप लोगों को अलग अलग चीजें नहीं समझना इस चीज को। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रोजर मिल्टन के बारे में। ये एक सिद्धांत शास्त्री हैं, इन्होंने अपनी एक बुक लिखी है जिस बुक का नाम है, लेख देखो यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि इन्होंने अपने लेख में फ्रॉम हाई टेक्नोलॉजी टू द क्रिएटिव आर्ट्स द इंडिया रैपिडली बिकमिंग द ग्लोबल सुपर पावर, भाई इन्होंने एक बुक लिखी है। इस बुक के अंदर इन्होंने इस बात का वर्णन किया है कि भारत जो है कैसे रैपिडली, रैपिड का मतलब होता है तेजी से बढ़ती हुई एक ग्लोबल सुपर पावर है, या फिर यू कैन से इमर्जिंग सुपर पावर है। तो रोजर मिल्टन का ये तर्क आप सभी को ध्यान रखना है। इन्होंने अपनी बुक, अगर आप डायरेक्टली इंग्लिश में अगर बुक का नाम लिखते हैं तो आपको हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है, वो हिंदी के बीच में अलग से ही हाईलाइट हो जाएगा। अब ये कहते हैं कि भूल जाओ उस भारत को जिसे हम कभी जाना करते थे, वह लुप्त हो गया, जिसके बदले बदले में एक नया, मतलब भारत के अंदर आज के समय में क्या है कि एक नया आत्मविश्वास है, और साथ ही साथ भारत एक पुनरुत्थान राष्ट्र बन चुका है। भारत अगर हम देखें तो दुनिया के सामने एक उभरती हुई एशिया की महाशक्ति है। अब आप देखो, एशिया में बड़े देशों की बात करें तो 4 बड़े देश है एशिया में जो उभरती हुई महाशक्ति या फिर एक शक्ति हो सकती है। एक जापान, एक रूस, एक चीन और एक भारत। तो हम आज भारत के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके अलावा आपके पेपर में ईयू के बारे में भी क्वेश्चन बन सकता है, तो वो वीडियो आप सभी के लिए ऑलरेडी अपलोडेड है। तो यहाँ पर हम देखेंगे आज भारत को, और किसी अनदर वीडियो में हम चीन को भी डिस्कस कर लेंगे। तो ये 4 तो क्या है, एशिया महाद्वीप के ये उभरती हुई महाशक्ति है, और इनमें से 2 क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में आ सकते हैं, भारत और चीन वाले। चलिए अब यहाँ पर हम देखेंगे गत वर्षों में, यानी हाल ही के वर्षों में अगर हम देखें तो भारत की ऐसी कई बातें रही हैं हाल ही के वर्षों में, जिसमें हम देखते हैं कि भारत काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। और भारत इतना तेजी से आगे बढ़ रहा है कि उसने चीन की जो विकास दर है उसको भी पीछे छोड़ दिया है। ताकि कोविड के टाइम पे ये थोड़ा सा डगमगा गया भारत, लेकिन बट फिर भी अगर हम देखें तो अब पूरी दुनिया में सबसे तेजी से अर्थव्यवस्था का विकास होने वाली जो अगर कोई अर्थव्यवस्था है तो वो पहले नंबर पे चीन है और दूसरे नंबर पर भारत है। तो पहले नंबर पे कोरोना से पहले भारत ही आता था तेजी से अर्थव्यवस्था का विकास होने में, लेकिन अब कौन आता है, तो अब चीन आता है, दूसरे नंबर पर भारत आता है। तो भारत भविष्य में अभी भी संभावना है कि ये एक महाशक्ति बन सकती है। इसके अलावा सुदूर सिलिकॉन वैली में, ये अमेरिका की बात हो रही है, वहां से लेकर भारत के बेंगलोर तक, वहां पर अगर देखें हम वैश्विक तौर पर सॉफ्टवेयर बनाते हैं, और भारत की जो काफी कंपनियां हैं वो सॉफ्टवेयर बनाने में काफी आगे है। आईटी के फील्ड्स में अगर हम बात करें तो भारत के बहुत ज्यादा इंजीनियर्स ऐसे होंगे जो ना केवल भारत के अंदर बल्कि विश्व की बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं उन जगहों पर जो है भारत का गौरव ऊंचे उठाए हुए है, वहां पर वो काम कर रही है। इसके अलावा भारत के बहुत सारे विदेशी साहित्यकार हैं, फिल्म निर्माता है, अभिनेता है, ये भी भारत को काफी शिखर पर लेकर जा रहे हैं। इंडिया के जो एक्टर्स हैं वो बॉलीवुड में भी और हॉलीवुड में भी जाते रहे, आप सभी को ये ध्यान रखना है। इसके अलावा भारत की मूल संस्थाएं, चाहे वह स्वतंत्र न्यायपालिका की बात करें, स्वतंत्रता प्रेस की बात करें, सैनिक परमाणु शक्ति की बात करें, गैर राजनीतिक शक्तियों की बात करें,
50 सालों में भारत जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसा शक्ति, एक ऐसा देश बन चुका है। अगर वर्तमान समय में अगर दो देशों के बीच में विवाद होता है तो उस जगह पर भारत से काफी उम्मीद की जाती है। अगर दो देशों के बीच में युद्ध होता है तो भारत से काफी उम्मीद की जाती है कि भारत उनकी जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी उनके कन्फ्लिक्ट्स हैं, जो भी उनके विवाद है, उन सभी को रिजॉल्व करवाने में उनकी हेल्प करेगा और विश्व में शांति स्थापित करने में भी मदद करेगा। तो भारत के अंदर लोकतंत्र की बात करें तो लोकतंत्र के मामले में भी भारत विश्व का सबसे बड़ा देश माना जाता है, क्योंकि जिस देश में लोकतंत्र हो, और वो भारत जो है, आप सभी को पता है लगभग अब तो 130 करोड़ की आबादी भारत की हो चुकी है। तो भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश इसलिए कहा जाता है क्योंकि पहले नंबर पे पॉपुलेशन में चाइना है, लेकिन उसमें लोकतंत्र नहीं है, भारत में लोकतंत्र है। तो ये आप सभी को ध्यान रखना है। इसके अलावा भारत की जो सिक्योरिटी यूएनओ की जो सिक्योरिटी काउंसिल है, उसमें सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए अगर हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी ज्यादा समर्थन हो रहा है। जैसे अमेरिका पहले समर्थन नहीं करता था, अब अमेरिका समर्थन करता है। रशिया तो शुरू से ही हमारा मित्र रहा है। इसके अलावा फ्रांस, ब्रिटेन भी अब जो है भारत का सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य बनने के लिए अब क्या कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं। इसके अलावा भारत ने वैज्ञानिक चंद्रयान भेजने के बारे में सोचा जा रहा है। वैसे तो अभी आप सभी को पता है कि हमने चांद पे भी एक सैटेलाइट भेजने की कोशिश करी थी, परंतु वो जो चांद पे सैटेलाइट जो है वो हमारा इतना सफल नहीं रह पाया। बट फिर भी हम दोबारा से हम चांद पर सैटेलाइट भेजने की तैयारी कर रहे हैं। और अगर हम बात करें तो भाई फिर भी भारत जो है मुकुट का सबसे बड़ा हीरा है, यानी भारत जो है उसको एक खासी दर्जा मिलता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, न केवल राजनीतिक कूटनीति के मामले में बल्कि पूरी दुनिया के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए एक भारत बहुत बड़ा बाजार है। क्योंकि भारत में बहुत बड़ी जनसंख्या है और इस ये जनसंख्या जो है वो पूरी दुनिया के व्यापार में बहुत बड़ा योगदान देती है। इसके अलावा हेनरी किसिंगर, जिसके बारे में बात करी थी, इन्होंने अपनी पुस्तक, एक और बुक है जिनका नाम है डिप्लोमेसी, इसमें कहा था कि पिछले कुछ दशकों में अगर हम देखें तो हमें कुछ ऐसी घटनाएं देखने को मिल रही है जिसने विश्व में अमेरिका, जर्मनी, ईयू, चीन, जापान तथा रशिया, इनके साथ संतुलन बनाने में भारत एक महत्वपूर्ण देश रहा है। पहले ईयू से हमारे इतने ज्यादा अच्छे संबंध नहीं थे, परंतु अब ईयू के देशों के साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध है। पहले जो चीन था वो दादागिरी करने की कोशिश करता था, परंतु भारत जो है अब चाहे डोकलाम विवाद की बात कर ले हम या और विवादों की बात कर ले, परंतु भारत जो है वो बिल्कुल सीना तान के खड़ा रहता है। जापान से हमारे बहुत अच्छे संबंध चल रहे हैं। जापान भी हमारी बुलेट ट्रेन से लेकर अन्य चीजों में हमारी सहायता करता है। और रशिया की बात करें तो वो हमारा हथियार का सबसे बड़ा जो है मतलब उनसे ज्यादातर जो हथियार है इन्हीं से ही हम खरीदते हैं। इसके अलावा आप सभी को ध्यान रखना है कि भविष्य में ये शंका है, इसके बारे में ये शंका है कि क्या ये जो भारत के साथ अन्य देश है ये भी महाशक्ति बन सकते हैं या ये सारे के सारे देश भारत को महाशक्ति बनने से रोक सकते हैं। तो ये एक क्वेश्चन है, बाकी हम यहाँ पर बात करेंगे। इसके अलावा प्रमुख तथ्य यह है कि 1998 में भारत ने अपना दूसरी बार परमाणु परीक्षण किया। पहली बार कब किया था तो मई का महीना था 1974 में पहली बार परमाणु परीक्षण इंदिरा गांधी के नेतृत्व में हुआ। और 1998 में जो परमाणु परीक्षण है वो अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में हुआ। उसके बाद में भारतीय विदेशी मुद्रा का जो भंडार है वो तेजी से भारत में आने लगा, यानी भारत तेजी से इकोनॉमिक रूप से ग्रो करने लगा। इसके अलावा जो विश्व बैंक है, विश्व बैंक का सबसे बड़ा प्रजातियों का राजनीतिक स्थायित्व वैश्विक सहमति मिली है, यानी विश्व बैंक की तरफ से हमें क्या है कि विकास के लिए हमें काफी सहमति मिली है। विश्व बैंक से एक समय पर हमने काफी कर्ज भी लिया था। अब हम बात करेंगे ऐसे पॉइंट्स की जो भारत को एक संभावित महाशक्ति बनाती है। तो ये तो अभी इंट्रो ही चल रहा था, इसमें से कुछ पोर्शन अगर आपको समझ नहीं भी आया है तो आप चिंता ना करें, उसको आप स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि ये काफी बड़ा आंसर है। तो आप वो पॉइंट्स डायरेक्टली लिखने की कोशिश करें या फिर आप इन पॉइंट्स के ऊपर डायरेक्टली डील भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात हम यहाँ पर बात करेंगे ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जिनके सपोर्ट में हम कहते हैं कि इंडिया इज ए सुपर पावर, इंडिया जो है उभरती हुई एक महाशक्ति है। तो सबसे पहली बात भौगोलिक दृष्टि से देखते हैं तो विश्व का भारत कौन सा बड़ा देश है, 7वां बड़ा देश है।
अगर हम बात करें भारत के भारत के मैप के बारे में, यहाँ से आपको साउथ का मैप देखना है भारत का। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर हिंद महासागर है, हिंद महासागर है, महासागर है। और अगर हम बात करें उत्तर में, भारत के जो उत्तर में भारत के जो ये हिमालय पर्वत है, क्या है भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है। और इसके अलावा देखेंगे यूरो एशिया के रुकावट में समुद्री क्षेत्र से होकर गुजरती है। इसके अलावा हम देखेंगे ये जो समुद्री क्षेत्र है, इधर बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। और इधर देखोगे तो आप यहाँ पर आपको अरब सागर दिखेगा, क्या दिखेगा, अरेबियन सीज दिखेगा, अरब सागर। तो भारत आपको ये दिखेगा कि भारत की जो है प्राकृतिक सीमाएं हैं, भारत की क्या है ऊपर, जो हम बात करें कि भाई प्राकृतिक सीमाएं कैसे, जैसे साउथ में अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास में सी कोस्टल एरिया है, जो समुद्री बीच का एरिया है। इसके अलावा उत्तर में अगर हम देखेंगे तो हिमालय पर्वतमाला है। तो भारत में जो है वो हिमालय पर्वतमाला हमारी हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है, दो तरीके से हेल्प करता है। पहली बात, जो ठंड में कड़ाकेदार सर्दी होती है जब, उस समय जो है चीन की तरफ से ठंडी ठंडी जो बिल्कुल शीत लहरें हैं उनको आने से रोकता है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, जब भी मानसून आता है, जब भी जैसे ये हम देखते हैं कि ये हमारा, अगर मान के चलो कश्मीर है, ये हिमालय पर्वतमाला है, तो अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर जैसे अरब सागर से आपको पता है कि यहाँ से हमारा मानसून आता है, मानसून जब भी आता है तो इन पर्वतों से टकरा कर वापस लौटता है। और ना केवल भारत में काफी लंबे समय तक मानसून बना रहता है, और भारत के कृषकों के लिए लाभदायक भी है, ये आप सभी को ध्यान रखना है। इसके अलावा हम बात करें तो भारत के अंदर जो है जनसंख्या के मामले में यहाँ की महाविशाल जनसंख्या है, आप सभी को पता ही है महाविशाल जनसंख्या, इसको हमने नीचे वाले पॉइंट में एक्सप्लेन किया है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत जो है दूसरा बड़ा देश है, पहला चाइना है। और भारत जो है, भारत की जनसंख्या का अधिकतम अगर हम देखें तो ज्यादातर जो है अधिकतम जनसंख्या बढ़ रही है, इसके सरकार रोकने के लिए कई कदम उठा रही है। जैसे उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में सरकार कानून भी ले आई कि जिन फैमिलीज के पास में 2 से ज्यादा बच्चे होंगे उनको सरकारी सुविधाएं नहीं मिलेंगी। इसके अलावा सरकार ने अलग अलग समय पर अलग अलग कार्यक्रम चलाए और अलग अलग तरह की जो है सुविधाएं भी देने की बात करते हैं। इसके अलावा परंतु अगर हम देखें कि भाई केवल पाक्षिक सफलता प्राप्त हुई, पाक्षिक सफलता का मतलब होता है ऊपरी तौर पे हमें सफलता मिली है, जनसंख्या को हम कंट्रोल नहीं कर पाए। और जनसंख्या बढ़ने का एक नकारात्मक पक्ष भी हमारे लिए सामने निकल कर आया है, क्या कि भाई हमारी जो सरकार है वो लोगों को रोजगार देने में क्या है, असफल रही है। लेकिन हमारे देश की बात करें भारत की, तो भारत में अभी लगभग 130 करोड़ की जो जनसंख्या है, 130 करोड़ की जनसंख्या में लगभग 60% हमारे देश में क्या है, युवा है। और जिस देश में जितने ज्यादा युवा होते हैं उस देश का भविष्य जो है वो उतना ही ज्यादा उज्जवल होता है। अगर उस देश के युवा अच्छी जगह अपना समय दें तो वो, क्योंकि उस देश की जो युवा जो होता है ये कार्यशील जनसंख्या कही जाती है। और इसके अलावा युवा से पहले अगर हम बच्चों की बात करें या वृद्धों की बात करें, बूढ़े की बात करें, तो वो दोनों, देखो बच्चे और जो वृद्ध होते हैं ना, वो दोनों के दोनों आश्रित होती है। कैसी होती है, आश्रित वर्ग में आते ही है। और आश्रित वर्ग जैसे चाइना में ज्यादातर बूढ़े हो गए तो वो आश्रित वर्ग है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे भारत देश के अंदर जो जनसंख्या है, हमारे भारत देश के अंदर जो जनसंख्या है वो युवा है। और युवा जनसंख्या होने की वजह से क्या है कि हमारा देश तेजी से विकास कर सकता है, हमारा देश जो है वो काफी आगे बढ़ सकता है, तरक्की कर सकता है। ये पॉइंट आपको मैंने ऊपर ही एक्सप्लेन कर दिया। इसके अलावा अगर हम देखें तो हमारे देश में जो रोजगार की प्रॉब्लम है तो उससे थोड़ी सी श्रम गिरावट आई है। श्रम शक्ति में गिरावट का मतलब यह है कि भाई जो रोजगार है वो रोजगार थोड़ा सा कम हुआ है। इसके अलावा अब यहाँ पर भाई सस्ते श्रमिक किस वजह से मिल जाते हैं, लोग सस्ता से सस्ता काम करने शुरू हो जाते हैं क्योंकि बेरोजगारी भी है। पर यहाँ पर हमें देश की सिर्फ अच्छाई बतानी है कि कैसे वो एक सुपर पावर बन रहा है। उदाहरण के लिए यूरोप की जनसंख्या की बात करें तो वहां पर जनसंख्या कंट्रोल है, पॉपुलेशन जो है कंट्रोल है। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में भी जनसंख्या कंट्रोल है। लेकिन भारत की बात करें तो भारत में जनसंख्या काफी तेजी से आगे बढ़ रही है। चीन ने भी अपने कई नियम बनाकर अपनी बढ़ती जनसंख्या पर क्या कर दिया, रोक लगा दी। अब लेकिन यही काम अब भारत को करना पड़ेगा, नहीं तो भारत के लिए थोड़ी सी गड़बड़ी हो सकती है। इसके अलावा भारत, अगर हम बात करें कि इसी प्रोसेस में 2010 में, जब हम 2010 की बात करें, अब थोड़ा सा डाटा पुराना है, यहाँ पर बुक्स में पुराना डाटा दिया हुआ है आपके इग्नू के। और 2010 की बात करें तो भारत की 2010 और 2011 में, आपको पता है 2011 में जनगणना हुई थी
और 2011 में भारत की जनसंख्या 121 करोड़ जनसंख्या थी। तो भारत की काफ़ी बड़ी पॉपुलेशन थी। और अगर हम देखें तो भारत में बहुत सारे जो है भारत के जो है NRI भी है, जो कि नॉन इंडियन रेजिडेंशियल है, जो इंडिया में रहते ही नहीं है। इसके अलावा वो बाहर ही रहते हैं, ये आप सभी को ध्यान रखना है। तो ये हमारे लिए थोड़ा सा बैड इम्पैक्ट है। अगली बात करें जनसंख्या के पॉइंट्स में ही हम अंग्रेजी भाषा का, इंग्लिश लैंग्वेज का, तो 21वीं शताब्दी में वैश्विक स्तर पर इंग्लिश भाषा का बहुत महत्व हो गया है। अगर हम ये देखें तो अमेरिका के बाद में भारत ही दूसरा नंबर का देश है जहाँ पर सबसे ज़्यादा अंग्रेजी बोली जाती है, लिखी जाती है और अंग्रेजी पढ़ी जाती है। आप सभी को ध्यान रखना है। इसके अलावा व्यापक रूप से भारत जो है, भारत के अंदर बहुत ज़्यादा इंजीनियर, डॉक्टर या फिर अन्य व्यावसायिक कर्मी है, उनका एक बहुत बड़ा समूह है जो अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करता है, उसमें पारंगत है। और अंग्रेजी भाषा बोलने की वजह से जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अंग्रेजी भाषा समझने की वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारी जो जॉब्स हैंगी, भारतीय लोग जो है उसको लेने में आसानी से कैपेबल है। और विश्व में भारत जो है वो क्या करता है, अपनी शक्ति को बढ़ाता है। आप सबने क्लास 12th में एक बुक देखी होगी जो आपकी वर्ल्ड की बुक होगी, उसमें एक डायग्राम भी है। उसमें एक डायग्राम में ये दिखाया गया है कि आप अपना जल्दी जल्दी खाना खत्म कर लो, नहीं तो भारत और चीन के भूखे आ जाएंगे। यहाँ पर ये चीज आपको दिखाना पड़ेगा, यहाँ पर एक चीज आपको दर्शाना पड़ेगा कि भारत की जनसंख्या और जो चीन की जनसंख्या काफी तेजी से विकसित हुई है। और जनसंख्या विकसित होने की वजह से, उन्हें रोजगार ना मिलने की वजह से वो क्या है कि सस्ते से सस्ते दर में भी काम करने के लिए तैयार हो जाती है। इसीलिए अगला पॉइंट है इकोनॉमिक कारण, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। भारत की अर्थव्यवस्था जो है अगर हम देखें तो भारत की जो जीडीपी है, जीडीपी सकल घरेलू उत्पादन बोलते हैं, अगर हम देखें अमेरिका, चीन और जापान के बाद में विश्व में चौथे नंबर पे भारत की अर्थव्यवस्था है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विकास दर जो है भारत की पूरी दुनिया में वो कौन से नंबर पे है, दूसरे नंबर पे। पहले नंबर पे किसकी हो चुकी है, मैंने आपको बताया, पहले नंबर पे अब चाइना की हो चुकी है कोविड के बाद से। इसके अलावा उत्पादन दर की वृद्धि का रिकॉर्ड करें तो हम ये रिकॉर्ड देखेंगे 2003 में जो है 10.4% भारत जो है अपने देश के अंदर उत्पादन कर रहा था हर एक वस्तु का। यानी अगर भारत में 100% वस्तुएं यूज होती है तो उसमें से 10 वस्तुएं जो थी भारत में ही मैन्युफैक्चर होती थी। इसके अलावा सर्वोच्च वास्तविकता की बात करें तो भारत की जो विकास दर है वो एक महाशक्ति की ओर बनने में अग्रसर कर रही है भारत को। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार 2007 में भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था हो जाएगी और जापान से वो आगे निकल जाएगी। इसके विपरीत औसतन अगर हम देखें जो हमारा प्रॉफिट है विकास का वो 8% का हो जाएगा, परंतु कोविड के बाद में सब नीचे आ चुका है, आपको ध्यान रखना है। भारत के प्राथमिक उत्पादन की बात करें, प्राथमिक क्षेत्रों की यानी कृषि क्षेत्रों की, तो वो 8% की दर से वृद्धि रही है। भारत में ना केवल खनन होता है, ना केवल जो है कृषि का प्रोडक्शन होता है, बल्कि अगर हम अनाजों के प्रोडक्शन में भी बात करें तो चीन के बाद दुनिया में दूसरे नंबर पर भारत अनाज का अग्रणीय उत्पादन करता है। इसके अलावा उत्पादन में अगर हम देखें तो भारत का जो आईटी क्षेत्र है वो बड़े तेजी से प्रचार हो रहा है। भारत को विश्व जो है कार्यालय, भारत जो है विश्व कार्यालय मतलब विश्व के जो जितने भी बड़े बड़े ऑफिसेस हैं उन सभी में भारत के जो अधिकारी हैं वो सेवा देते हैं। इसके अलावा चाहे हम बात करें बड़े बड़े, जैसे कमला हैरिस का नाम सुना होगा आपने, अमेरिका के उपराष्ट्रपति है इस समय वर्तमान समय में। इसके अलावा आपने फॉर्मर ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर के बारे में भी सुना होगा, वो भी भारत के ही हैं। तो आपने देखा कि भारत जो है विश्व के कई जगहों पर, इसके अलावा कनाडा के अंदर बात करें तो बहुत सारे पंजाबी ऐसे हैं जो एनआरआई वहाँ पर रहते हैं और वो सारे के सारे भारत को जो है विदेशी जो मुद्रा है भारत को देने में हेल्प करते हैं, क्योंकि उनकी फैमिली इंडिया में रहती है और वो इंडिया में क्या करते हैं अपने फैमिली को पैसे वगैरह भेजते हैं। तो वो कहीं ना कहीं एफडीआई हमारे देश में इन्वेस्टमेंट जो होती है उसको लेकर भी एक काफ़ी बड़ी बात है। इसके अलावा भारत आप सभी को पता है दूसरे नंबर पर की जनसंख्या है पूरी दुनिया में और पहले नंबर पे चाइना है। चाइना अपनी ज़्यादातर वस्तुओं का उत्पादन खुद करता है और दूसरे देशों का उत्पादन अपने देश में या फिर निर्यात कम होने देता है, लेकिन भारत इतना ज़्यादा सक्षम नहीं है। तो भारत एक बहुत बड़ा बाजार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समझा जाता है और बहुत बड़ा बाजार होने की वजह से बहुत सारे जो देश है वो भारत से व्यापार करना चाहते हैं। ये आप सभी को ध्यान रखना है। और ना केवल
आप देखोगे कि ये उन देशों के लिए भी फायदेमंद है, बल्कि हमारे लिए भी फायदेमंद है। हमारे देश के जो लोग हैं उनको रोजगार मिलता है, हमारे देश की जो सरकार है उसे टैक्स मिलता है, इसका लाभ भी होता है और कहीं ना कहीं हमारे देश का नुकसान भी दिखता है। जैसे कोई भी कंपनी हमारे देश में ट्रेड करती है तो वो पैसा फिर कमाकर अपने देश लेके चली जाती है, तो हमारे देश का पैसा विदेश भी चला जाता है। अगली बात है राजनीतिक कारण। तो राजनीतिक कारण भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि भारत जो है विश्व में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक गणराज्य माना जाता है। क्यों माना जाता है, मैंने बताया स्टार्टिंग में ही कि पहले नंबर पे तो जनसंख्या में चाइना है, पर चाइना में लोकतंत्र नहीं है। सबसे मजबूत लोकतंत्र की बात करें तो वो अमेरिका में, और सबसे बड़ा लोकतंत्र की बात करें तो भारत में। अमेरिका से 3 गुना ज्यादा जनसंख्या का है भारत, और भारत में देखते हैं हम सांस्कृतिक बहुत अलग अलग प्रकार की जातियां प्रजातियां, अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद भी भारत जो है लगभग लोकतंत्र को स्थापना करने में सफल रहा है। ये आप सभी को ध्यान रखना है। भारत की जो प्रजातांत्रिक व्यवस्था है वो अन्य देशों के साथ में बिल्कुल चल रही है। भारत के अंदर जैसे पाकिस्तान के अंदर हम देखते हैं कि कभी सैनिक शासन स्थापित हो जाता है, बांग्लादेश के अंदर स्थापित हो जाता है, जैसे म्यांमार में हमने देखा कि भाई तख्ता पलट हो जाता है, अफगानिस्तान में भी ऐसे ही हुआ, श्रीलंका में भी ऐसे ही हुआ, लेकिन भारत के अंदर हम ऐसा नहीं देखते। कई लेखकों का ये कहना है कि चीन का जो आधिपत्य का संतुलन करने भारत के लिए बहुत जरूरी है। चीन की वर्चस्व से भारत को बचना बहुत जरूरी है, और इसके लिए भारत को अमेरिका के साथ अपने अच्छे संबंध बनाने होंगे, और अमेरिका को भी भारत के अच्छे संबंध, अमेरिका भारत को दोनों को अच्छे संबंध बनाने होंगे। नहीं तो चीन जो है वो भविष्य में ऐसा हो सकता है कि एक महाशक्ति बन जाए। अगला यूएनओ की सिक्योरिटी की जो काउंसिल है उसकी सुरक्षा परिषद की बात करें तो आप सभी को पता है कि यूएनओ के सुंदर सुधार की जब बात हुई थी तो उस समय जो बान की मून थे उन्होंने एक सजेस्ट किया था कि जिन देशों के पास में बड़ी जनसंख्या होगी, जो अपनी भौगोलिक विशिष्टता के लिए पूरी दुनिया में जाने जाएंगे, जो बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश होंगे, जिनके पास में बड़ी आर्मी होगी, जिनके यहाँ पर अच्छा लोकतंत्र होगा, और जो यूएनओ के अंदर अपना कंट्रीब्यूशन करता होगा, उसको हम क्या करेंगे, सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बना लेंगे। अगर हम भारत को देखें तो भारत बड़ी जनसंख्या वाला देश है, बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है, भारत के अंदर विविधता बहुत पाई जाती है, भारत अपना यूएनओ के अंदर योगदान भी देता है, हालांकि कम करता है परंतु योगदान भी देता है। तो अगर हम देखें तो भारत यूएनओ की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य बनने के लिए एक प्रबल दावेदार के रूप में माना जाता है। ध्यान रखना, G7 राष्ट्रों के एक अंग के रूप में भारत सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य के लिए दबाव बढ़ रहा है, यानी ग्लोबल फोर। अब ध्यान रखना, इस समय जो है पहले ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, ये तीन ही भारत का समर्थन करते थे, लेकिन अब जो है अमेरिका भी समर्थन देना स्टार्ट कर दिया, अमेरिका ने भी। और चाइना ही है जब एक ऐसा देश जो कि भारत के सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य बनने पर भारत पर पाबंदी लगाने की बात करता है। अगर हम बात करें तो भारत अमेरिका के संबंध जैसे जैसे सुधर रहे, हो सकता है कि आशा की जा सकती है भविष्य में भारत सुरक्षा परिषद का सदस्य बन जाएगा। स्थायी सदस्य, अस्थायी तो मेंबर फिलहाल अभी भी है। आपको मैं बता दूं 2021 में ये चुना गया था और 2022 के दिसंबर तक ये रहने वाला है भारत। इसके अलावा सैनिक कारणों की बात करें, मिलिट्री फैक्टर के बारे में, तो भारत सैन्य शक्ति को दो भागों में बांटा गया है, एक भारतीय सेना और अर्धसैनिक बल। अर्धसैनिक बल यानी जो पुलिस वगैरह या फिर जो सेंट्रल की जो भी अंडर में कंट्रोलिंग होती है, ये भारतीय जो सेना है विश्व में अमेरिका और चीन के बाद में तीसरे नंबर पे भारत की सेना आती है। और अगर बात करें हम 10 लाख की संख्या से भी अधिक अर्धसैनिक समूह भारत में है, और इसके अलावा दोनों समूह को बना दे तो ये 50 लाख से भी अधिक की हमारे पास आर्मी, पुराना डाटा है, आप गूगल पर नया डाटा देख लेंगे। इसके अलावा भारत जो है संसार का सबसे बड़ा हथियार खरीदने वाला देश है, जिसकी वजह से भारत बहुत ज्यादा पैसा अपना देता भी है। भारत किस किस से हथियार खरीदता है, अमेरिका से, रशिया से, इजराइल से, यूरोपीय संघ से, इन सभी देशों से सैनिक जो भारत ने सिग्नेचर कर रखे हैं। इसमें आप लिखना चाहो तो फ्रांस भी लिख सकते हो, क्योंकि फ्रांस से राफेल और भी हथियार भारत ने खरीदे हैं। भारत की रक्षा सीमाओं की बात करें तो आतंकवादी विरोध के लिए भारत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि भारत को वो आंतरिक रूप से और बाह्य रूप से दोनों तरफ से भारत को सुरक्षा मिले। इसके अलावा हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने जब भी अपने शांति सेना किसी देश में भेजी है तो उस समय भारत की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, भारत भी अपने सैनिकों को उसके अंदर शामिल करता है। इसके अलावा यूएनओ के थ्रू भारत क्या करता है, कई बार विश्व में शांति स्थापित करने की भी कोशिश करता है। अगली बात है विज्ञान और टेक्नोलॉजी के मामले में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मामले में, तो भारत का जो इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जिसे इसरो बोलते हैं, ये काफी तेजी से
जो है सैटेलाइट को छोड़ने में, या फिर भारत जो है एशिया में सबसे तेजी से भारत का इसरो जो है वो क्या हुआ है, सफल रहा है। अगर दुनिया में स्पेस एजेंसी की बात करें तो भारत का तीसरा स्थान आता है। इसके अलावा आर्यभट्ट का भारत ने सफल परीक्षण किया। 2008 में भारत चांद में यान भेजने में सफल रहा। अगर हम बात करें 2015 के करीब में मिशन मंगल रहा, 2014-15 के करीब में। इसके अलावा चांद पे भी सफलतापूर्वक भारत ने लैंडिंग कर ही ली थी कि लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई। लेकिन अब फिर बात हो रही है कि भविष्य में भारत दोबारा चांद पर अपने उस क्षेत्र पर, दक्षिणतम क्षेत्र पर अपना अपना यान भेजेगा जहां पर उतरना अब तक किसी की भी देश के लिए संभव नहीं हुआ है। तो भारत तो करके दिखाना चाहता है, और भारत की जो स्पेस एजेंसी है वो दुनिया की जो मिसाइलें हैं वो सस्ते से सस्ते दामों में लॉन्च करती है। इसीलिए भारत का इसरो पूरी दुनिया में काफी ज्यादा पॉपुलर होता जा रहा है। इसके अलावा अगर हम देखें हमारी जो आईटी की जो कंपनीज है वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुकी है। दुनिया में सबसे ज्यादा सॉफ्टवेयर जो है वो भारत के अंदर ही बनाए जाते हैं, ये आप सभी को ध्यान रखना है, और पूरी दुनिया उसे खरीदती है। इसके अलावा एनर्जी की बात करें तो भारत के पास में ऊर्जा के विशाल भंडार है। भारत के पास में पेट्रोलियम भी है। आप सभी को पता होगा असम में आपको डिगबोई नाम की जगह सुनी होगी आपने, बिहार में बरूनी नाम की सुनी होगी। अभी राजस्थान में भी पेट्रोलियम के बहुत ज्यादा वो मिल रहे हैं, कुएं की मिलने की बात हो रही है। तो भारत के पास में परमाणु इतने सारे, भारत के पास में पेट्रोलियम इतने सारे, उसका हम पेट्रोलियम संसाधन कोयला भारत के पास में काफी ज्यादा है, अभ्रक है, तांबा है, बहुत सारे संसाधन है। इसके अलावा हम बात करें भारत के पास में परमाणु रिएक्टर्स भी है, परमाणु बम भी है एनर्जी के रूप में। तो भारत ने अपने 2 बार परमाणु जो है परीक्षण किए हैं, एक बारी 1974 में, एक 1998 में। इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। और भारत जो है विश्व में जो है, अगर हम देखें भारत विश्व स्तर पर एक बड़ी महाशक्ति है, जो ना केवल चीन, पाकिस्तान और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कभी भी 2 देशों के बीच में विवाद होता है तो उस जगह भारत की जो भूमिका है वो एक काफी ज्यादा बढ़ जाती है। सो गाइस, इस तरीके से हम देखते हैं ये क्वेश्चन यहाँ पर खत्म हो जाता है। इसमें बहुत कुछ मैंने बताया है, आप इन सभी पॉइंट्स को लिख सकते हो। इसके अलावा इस वीडियो को, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करें, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग लगी तो शॉर्ट वीडियो भी है, एक मैं शॉर्ट वीडियो अलग से आप सभी के लिए दे दूंगा, उसके थ्रू भी आप इसको पढ़ सकते हो। बाकी ये वीडियो आप सभी को पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं हम आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय